नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस एसएससी क्लासेस टेक में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 9 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लेसन नंबर 9 के बारे में। वो है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी ही देख लिया है। अगर आपको इस वीडियो को देखना है, ठीक है, पार्ट 1 को देखना है तो सारे वीडियो की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। वहां पर जाकर आप क्या कर सकते हैं, सारे वीडियो हमारे देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया है तो आपको टेलीग्राम में जाकर यहाँ पर एसवीसी सर्च करना होगा। उसके बाद आपको जो क्लासेस दिखाई देंगे आपके हिसाब से उसे ज्वाइन होना है। चलिए शुरू करते हैं। तो हमने ये सारी चीजें लास्ट वीडियो में देख ली है। वेदर और क्लाइमेट के बारे में, वेदर रिलेटेड क्लाइमेट फैक्टर के बारे में, चेंज इन वेदर के बारे में, यूज योर ब्रेन पावर, ये सारी चीजें हमने पिछले वीडियो में यानी पार्ट 1 में हमने देखी हुई है। इस वीडियो में हम क्या देखने वाले थे, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मेटेरियोलॉजी के बारे में। किसके बारे में? मेटेरियोलॉजी। ये क्या होता है? इसे कहते हैं हम मौसम विज्ञान। इसे क्या कहते हैं हम? मौसम विज्ञान। अभी मौसम विज्ञान होता क्या है? द साइंस दैट स्टडीज द इंटर रिलेशन between the various components of the air, natural cycle, geological movement of the earth and the climate is called meteorology। अब हम क्या करते हैं, जो क्लाइमेट है, ठीक है, क्लाइमेट और जो जियोलॉजिकल मूवमेंट है, नेचुरल साइकिल है और एयर है, इसका रिलेशन इस क्लाइमेट के साथ हम क्या करते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? स्टडी करते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, जो एयर है, ठीक है, एयर का मतलब क्या होता है? एयर का जो टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, इसका संबंध क्लाइमेट से क्या है। फिर नेचुरल साइकिल होती है अलग अलग, ठीक है, आपने देखा होगा कि उसका संबंध क्लाइमेट से क्या है। जियोलॉजिकल मूवमेंट होते हैं, ठीक है, तो इसका संबंध क्लाइमेट से क्या है। इसकी जो जब हम स्टडी करते हैं, ठीक है, इसके स्टडी को या फिर इसके साइंस को हम क्या कहते हैं? मेटेरियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटेरियोलॉजी। ठीक है, ये आपको चीज ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब हम मेटेरोलॉजी में किन किन बातों की स्टडी करते हैं, किन किन चीजों की स्टडी करते हैं, तो ध्यान देंगे। वहां पर हम स्टॉर्म की स्टडी करते हैं, क्लाउड की स्टडी करते हैं, रेनफॉल की स्टडी करते हैं, थंडर की स्टडी करते हैं और लाइटनिंग की भी वहां पर स्टडी होती है। ठीक है, अब ये स्टडी हम क्यों करते हैं? सबसे पहले कि हमें क्या करना पड़ता है कि इन सारी चीजों की स्टडी करने के बाद हम क्या करते हैं, एक फॉरकास्ट रिलीज कर देते हैं। फॉरकास्ट का मतलब होता है वेदर फॉरकास्ट, यानी कल कैसा मौसम होने वाला है, कल क्या स्टॉर्म आने वाला है, कल रेनफॉल होने वाली है, ये सारी चीजें वहां पर होती हैं। ठीक है, अब हम ये फॉरकास्ट रिलीज क्यों करते हैं, इसका कारण क्या है? तो सबसे पहले हमें पता होता है कि जो फार्मर होते हैं, ठीक है, उनके लिए ये फॉरकास्ट बहुत इंपॉर्टेंस होता है। उसके बाद जो फिशरीज होते हैं, ठीक है, जो लोग फिश पकड़ने के लिए जाते हैं, उनके लिए भी ये फॉरकास्ट बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मान लीजिए कि वो समुद्र में चले गए फिश पकड़ने और एक बड़ा स्टॉर्म आ गया, तो हो सकता है कि उनकी जान भी चली जा सकती है। उसके बाद है एविएशन सर्विसेज, ठीक है, जो भी एविएशन सर्विसेज होती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल एरोप्लेन से, ये सारी एविएशन सर्विसेज में आती है। ठीक है, अगर मौसम खराब हो गया और किसी एरोप्लेन का अगर दुर्घटना हो गई तो कई लोग मारे जा सकते हैं, तो इसके लिए ये फोरकास्ट करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, ये सारी चीजें हमें यहाँ पर समझनी थी। शायद आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में। तो यहाँ पर जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट था, उसकी स्थापना हुई थी 1875 में। कब हुई थी? 1875 में। ठीक है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना हुई थी 1875 में, शिमला में। कहां पर हुई थी? शिमला में। ठीक है, इसका जो हेड ऑफिस है वो पुणे में है और इसके जो रीजनल ऑफिसेस है ये मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, नागपुर और दिल्ली, इन सारे स्थानों पर है। ठीक है, अब इसका काम क्या है? ठीक है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसका काम क्या है? ये क्या करता है? हर रोज मैप प्रिपेयर करता है। ठीक है, मैप्स आर प्रिपेयर्ड एवरी डे विच इंडिकेट द डेली प्रेडिक्शन अबाउट द वेदर। और उस मैप में होता है कि आज का वेदर किस तरह से होने वाला है। ठीक है, इस तरह से जो मैप होते हैं 24 घंटे में 2 बार बनाए जाते हैं, यानी 12 घंटे के, यानी 12 घंटे में किस तरह से वेदर होने वाला है और 12 घंटे में किस तरह से रेनफॉल होने वाली है, ये सारी चीजें इस मैप में होती है। 24 घंटे में 2 मैप यहाँ पर रिलीज किए जाते हैं। अभी क्या होता है, जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल
डिपार्टमेंट है ये क्या करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, रिगार्डिंग द वेदर के बारे में वो क्या करता है, एक रिलीज कर देता है, एक प्रेस रिलीज कर देता है, या फिर उसके एक बुलेटिन होती है उसके बारे में हमें पता चलता है उस बुलेटिन के बारे में या फिर उस प्रेस रिलीज के बारे में, ठीक है। अभी ये किस लिए होता है, तो सबसे पहले जो एविएशन इंडस्ट्रीज होती है, जो शिपिंग होती है, एग्रीकल्चर होती है, इरिगेशन होती है, जो मरीन होती है, ऑयल एक्सप्लोरेशन होती है, एंड जो प्रोडक्शन होता है, ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर क्या होती है, इसके आधार पर चलती है, ठीक है। जो एविएशन है यानी जो एरोप्लेन जो उड़ान भरते हैं उसके लिए वेदर का ठीक होना यानी उसके बारे में पता होना बहुत जरूरी होता है। जो शिपिंग इंडस्ट्रीज होती है, ठीक है, उनको भी समंदर के बारे में टेम्परेचर क्या रहने वाला है, क्या आज तूफान आने वाला है, ये सारी चीजें उन्हें पता होनी चाहिए। एग्रीकल्चर के बारे में अगर बारिश कम होने वाली है तो हम क्या कर सकते हैं, क्रॉप को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। पहले से ही अगर हम गेहूं अगर बोने वाले हैं तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ अलग क्रॉप वहां पर ले सकते हैं अगर हमें पता चल गया तो इस बार बारिश कम है। तो ये सारी चीजें हम किस पर डिपेंड करते हैं, इस इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट पे हम क्या करते हैं, निर्भर होते हैं उनके इंफॉर्मेशन के आधार पर, ठीक है। अभी जो भी इंफॉर्मेशन हमें आती है, जो प्रेडिक्शन होते हैं, ठीक है, रिगार्डिंग द क्लाइमेटीज लाइक डस्ट स्टॉर्म एंड सैंड स्टॉर्म, हेवी रेनफॉल, हॉट एंड कोल्ड वेव्स, सुनामी एक्सेट्रा। अभी क्या होता है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है इस डिपार्टमेंट के थ्रू, ठीक है। जैसे कि स्टॉर्म आने वाला है, सैंड स्टॉर्म है, हेवी रेनफॉल होने वाली है, आज हॉट है या फिर कोल्ड वेव आने वाली है या फिर सुनामी आने वाली है, तो ये सारी चीजें हमें क्या होती है, पता चलती है इस डिपार्टमेंट के थ्रू। यानी ये डिपार्टमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। तो देखिए अभी ये डिपार्टमेंट होती है, ठीक है, ये क्या करते हैं, इनके अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे कि हमने बात कर लिया, मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है, नागपुर है, दिल्ली, अलग अलग ठिकानों पर क्या है, इनके डिपार्टमेंट है। तो ये डिपार्टमेंट क्या करते हैं, आपस में कम्युनिकेट करते हैं और अपना डाटा एक दूसरे को शेयर करते हैं, ठीक है। और शेयर करने की वजह से क्या होता है कि ये अलग अलग जगहों पर की इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है। यानी जो मुंबई की इंफॉर्मेशन है, जो दिल्ली की इंफॉर्मेशन है, ये सारी चीजें क्या होती है, एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं। और उसके बाद है कि इनके पास क्या होते हैं, सैटेलाइट होते हैं, ठीक है। सैटेलाइट इनके पास होते हैं, जो हाई टेक्नोलॉजी, हाई क्लास टेक्नोलॉजी इनके पास होती है, ठीक है। तो इस टेक्नोलॉजी के थ्रू ये क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं या फिर पता लगा सकते हैं कि वेदर कंडीशन किस तरह से रहने वाली है, ठीक है। उसके बाद है मानसून मॉडल एंड क्लाइमेट प्रेडिक्शन, यानी जो मानसून का मॉडल है और जो क्लाइमेट प्रेडिक्शन है इसका क्या रिलेशन है, देखते हैं। देखिए, द ट्रेडिशन ऑफ फोरकास्टिंग ऑफ द मानसून सीजन इन द इंडिया इज ओल्डर देन द 100 ईयर, ठीक है। हम 100 साल से भी हम 100 साल से भी ज्यादा समय हो चुका है, हम क्या कर रहे हैं, प्रेडिक्शन कर रहे हैं, किसकी, मानसून की। यानी मानसून का मतलब क्या है कि मानसून इंडिया में कब आने वाले, लगभग 100 साल से भी ज्यादा हो गए हैं कि हम इसकी प्रेडिक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा हिस्ट्री में क्या क्या हुआ अब तक, ठीक है। आफ्टर द फैमिन, ठीक है, फैमिन आया था 1877 में, ठीक है। तब क्या हुआ था, H.F. ब्लैंडफोर्ड थे, फाउंडर ऑफ IMD, हैड मेक अ प्रेडिक्शन बाय टेकिंग द स्नोफॉल एज अ पैरामीटर। इन्होंने क्या किया था, जब 1877 में एक फैमिन आया था, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, एक प्रेडिक्शन की थी, ठीक है, किसके आधार पर, इस पैरामीटर के आधार पर। कौन सा पैरामीटर था, स्नोफॉल, यानी हिमालय में जो भी स्नोफॉल हुआ था इसके आधार पर इन्होंने क्या की थी, एक प्रेडिक्शन की थी रिगार्डिंग द मानसून, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद 1930 में डायरेक्टर ऑफ AMD सर गिलबर्ट वॉकर ने क्या किया था, एक अंडरलाइन की थी रिलेशन बिटवीन द वेरियस वर्ल्ड वाइड क्लाइमेट फैक्टर। जो वर्ल्ड वाइड जो क्लाइमेट फैक्टर थे, ठीक है, यानी वर्ल्ड वाइड जो भी क्लाइमेट फैक्टर थे उसका रिलेशन किसके साथ किया था, इस मानसून के साथ किया था, यानी इंडियन मानसून। यानी अलग अलग हमने देखा था कि जो इंडिया है, ठीक है, इंडिया में जो मानसून आएगा इसका रिलेशन इन्होंने क्या कर दिया, जो वर्ल्ड वाइड क्लाइमेट है, ठीक है, अलग क्लाइमेट होता है, तो ठीक है, वो क्लाइमेट किस तरह से होता है, देखिए वो क्लाइमेट किस तरह से होता है, उसके हिसाब से उन्होंने इंडियन मानसून का प्रेडिक्शन किया था, ठीक है। बाद में विद द इनिशिएटिव ऑफ द डॉक्टर वसंतराव गोवारिकर इन द डिकेड ऑफ 1990s,
मानसून मॉडल बेस्ड अपॉन द 16 वर्ल्ड वाइड क्लाइमेट पैरामीटर। अभी 1990 में क्या हुआ था, एक वसंतराव गोवारीकर साइंटिस्ट थे, डॉक्टर थे, ठीक है, साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, ठीक है, इन्होंने क्या किया, 6 पैरामीटर को कंसिडर किया, ठीक है, वर्ल्ड के 6 पैरामीटर को कंसिडर किया और इसके हिसाब से उन्होंने क्या किया, इंडियन मानसून था इसके बारे में प्रेडिक्शन करना शुरू कर दिया। अभी ये मॉडल था, ठीक है, जो वसंतराव गोवारीकर था, ये 1990 से 2002 तक इसका इस्तेमाल हुआ था, ठीक है। तो ये हिस्ट्री थी एक बार की मौसम किस तरह से प्रेडिक्ट किया जाता है। ये जो हम प्रेडिक्शन करते हैं मानसून का, ये अभी का नहीं है, ये बहुत सारी ओल्ड चीजें हैं, मतलब लगभग 100 साल से भी ज्यादा समय हो चुका है कि हम क्या करते हैं, मानसून का प्रेडिक्शन करते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान में यहाँ पर रखनी होगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। अभी देखिए जो मैथमेटिकल मॉडल होता है, यानी प्रेडिक्शन करने का क्या होता है, एक मॉडल होता है। एक मॉडल यहाँ पर हम देखने वाले कि मैथमेटिकल मॉडल होता है, उसके बाद होलिस्टिक मॉडल होता है, उसके बाद स्टैटिस्टिकल मॉडल होता है, ठीक है। अभी मैथमेटिकल मॉडल के बारे में हम जानते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, forecasts are made with the help of the mathematical models which take into the account estimate of the current weather। यानी current weather है, यानी जो अभी जो वेदर है उसका एस्टिमेट लिया जाता है, ठीक है। एस्टिमेट लेने के बाद जो फिजिकल इंटरेक्शन हो रहा है वहां पर अभी, ठीक है, ये सारी चीजें वहां पर एनालाइज की जाती है, उसकी स्टडी की जाती है विद द हेल्प ऑफ द परम सुपर कंप्यूटर। यानी सुपर कंप्यूटर से क्या होता है, इसकी सारी स्टडी की जाती है और स्टडी करने के बाद क्या होता है कि इसका जो फोरकास्ट है रिलीज किया जाता है। उसके बाद है होलिस्टिक मॉडल। होलिस्टिक मॉडल में क्या होता है, होलिस्टिक मॉडल में द प्रेडिक्शन आर बेस्ड अपॉन द दोज पैरामीटर आर यूज इन द अदर मॉडल विच हैव ग्रेटेस्ट इफेक्ट ऑन द मानसून। अभी इसमें क्या होता है कि ऐसे पैरामीटर यूज किए जाते हैं कि वो पैरामीटर जो मानसून पे सबसे ज्यादा क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, ठीक है। मानसून पे सबसे ज्यादा इफेक्ट करने वाले जो भी पैरामीटर होते हैं उसका यहाँ पर क्या होता है, विचार किया जाता है, सिंपल वे, ठीक है। अभी जो नाउ डे जो प्रेडिक्शन है डिक्लेयर बाय द IMD आर द कलेक्टिव आउटकम ऑफ वेरियस मॉडल। अभी इस तरह से जो मॉडल होते हैं, अलग अलग मैथमेटिकल मॉडल होते हैं, होलिस्टिक मॉडल होता है, स्टैटिस्टिक मॉडल है, इन सारी चीजों का विचार कर ठीक है, बाद में एक रिपोर्ट रिलीज की जाती है। तो ये काम कौन करता है, IMD करती है। कौन क्या करती है, IMD, ठीक है। उसके बाद है स्टैटिस्टिकल मॉडल। इसमें क्या होता है, इन दिस मॉडल द करंट क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन इन द रीजन्स आर कंपेयर विद द अर्लियर पैरामीटर, ठीक है। मतलब क्या होता है, जो करंट क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन यानी अभी जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं क्लाइमेट में, ठीक है, इसे कंपेयर किया जाता है अर्लियर पैरामीटर से, जैसे ओशन टेम्परेचर, यानी अर्लियर जो पैरामीटर है जो कल थे परसों थे उसके साथ। फॉर एग्जांपल ओशन का टेम्परेचर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, कल एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या था, तो ये सारी चीजें, मानसून का रेनफॉल पिछले 10 साल से कितना था, ये सारी चीजों का हम स्टडी करने के बाद जो रिपोर्ट हम रिलीज करते हैं उसे कहते हैं हम स्टैटिस्टिकल मॉडल। यहाँ पर हम क्या करते हैं, आंकड़ों का हम अध्ययन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या करते हैं हम, जो फॉरकास्ट करने के लिए हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं और जो भी चीजें घट रही है, ठीक है, उसका इस्तेमाल करते हैं, दोनों यहाँ पर और यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो नंबर होते हैं जो कई साल से हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, यानी गए साल का फॉरकास्ट, उसके पिछले साल का, तो ये सारी चीजें यहाँ पर स्टडी की जाती है, ठीक है। फिर वहां पर एक प्रेस रिलीज की जाती है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। अभी कैन यू टेल में यहाँ पर हमें 2 क्वेश्चन पूछे गए। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय द पॉल्यूशन। पॉल्यूशन क्या होता है, तो पॉल्यूशन इज द डिस्चार्ज ऑफ द टॉक्सिक और कंटेमिनेटिंग सब्सटेंस इनटू द सराउंडिंग दैट हैज अ एडवर्स इफेक्ट ऑन द नेचुरल एनवायरनमेंट और लाइफ। पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, ऐसे जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं या फिर कंटेमिनेटिंग सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, यानी ऐसे दूषित सब्सटेंस होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे नेचर को या फिर हमारे लाइफ को क्या करते हैं, एक एडवर्स इफेक्ट करते हैं हमारे लाइफ पर या फिर इन्वायरमेंट पे। ऐसे सब्सटेंस को या फिर ऐसे कंडीशन को हम क्या कहते हैं, पॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है।
इन विच डिफरेंट वे डू अवर सराउंडिंग गेट पोल्यूटेड। ठीक है, अभी कौन कौन से वे हैं उसकी वजह से जो हमारा सराउंडिंग है ये पोल्यूटेड बन जाता है। सबसे पहले हम बात करने वाले एयर पोल्यूशन के बारे में। देखिए, एयर पोल्यूशन कब होता है? जब एक्सेसिव बर्निंग ऑफ फ्यूल, जब एक्सेसिव जो फ्यूल होता है जब उसे हम बर्न करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है? एयर पोल्यूशन होता है। बर्निंग ऑफ वुड एंड गार्बेज, जब हम गार्बेज या फिर वुड को जलाते हैं, ठीक है, उसके वजह से भी एयर पोल्यूशन होता है। स्मोक फ्रॉम द फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, यानी जो स्मोक होता है वो फैक्ट्रीज से या फिर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज से बाहर निकलता है, उसके वजह से भी यहाँ पर एयर पोल्यूशन हमें देखने को मिल सकता है। उसके बाद है वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन कब होता है? जब इंडस्ट्रियल जो वेस्टेज होता है डम इनटू द रिवर एंड अदर वाटर बॉडी, जो वाटर बॉडीज होते हैं, जो रिवर होते हैं, उसमें जो इंडस्ट्रियल वेस्ट को रिलीज किया जाता है, इसके वजह से क्या होता है? जो वाटर है, जो वाटर बॉडीज में है, वो पोल्यूटेड हो जाती हैं। उसके बाद है स्प्रेइंग ऑफ द पेस्टिसाइड। जो पेस्टिसाइड होते हैं, अगर हमने ये स्प्रे कर लिया, अगर ये गलती से पानी में चला गया तो पानी में जो इकोसिस्टम है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। ऑयल स्पिल इन द ओशियन, अगर गलती से कोई एक्सीडेंट हो गया शिप का और सारा ऑयल शिप में था वो सारा समंदर में चला गया, तो इससे भी वहां पर वाटर पोल्यूशन होने की संभावना रहती है। उसके बाद है सॉइल पोल्यूशन कब होता है? यूज ऑफ द इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड, जब हम इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का यूज करते हैं अपने फार्म में तब ये सॉइल पोल्यूशन होता है। रिलीज ऑफ द इंडस्ट्रियल वेस्टेज, जब हम इंडस्ट्रियल वेस्टेज को रिलीज करते हैं किसी ग्राउंड पे तो इसकी वजह से भी सॉइल पोल्यूशन यहाँ पर हो जाता है। नॉइज पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि ऐसा साउंड जिसे हम लिसन नहीं कर सकते, उसे हम सुन नहीं सकते, ठीक है, ऐसा साउंड वो होता है। ऐसा साउंड बाय डीजे सिस्टम होती है, इसका साउंड हम सुन नहीं सकते। उसके बाद अलग अलग फैक्ट्रीज होती है, उसमें जो मशीनरीज होती है उसके ढेर सारे अलग अलग पार्ट होते हैं, उसके वजह से साउंड क्रिएट होता है और ये इस साउंड को हम क्या कहते हैं? नॉइज पोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ पर दिया है ऑब्जर्व एंड डिस्कस। यहाँ पर दो हमें इमेज दी हुई, इमेज ए और इमेज बी, दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो सबसे पहले देखिए, तो यहाँ पर आपको दो चीजें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। पहली चीज में देखिए, यहाँ पर पहले इमेज में यहाँ पर ढेर सारा कचरा यहाँ पर आपको फुटपाथ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसके वजह से कई सारे डिसीज हमें हो सकते हैं। और दूसरी इमेज में आप देख सकते हैं यहाँ पर एकदम क्लीन फुटपाथ है, यहाँ पर कोई कचरा वगैरह नहीं है। तो देखिए, what is the main difference between the what we see into the two picture alongside? यहाँ पर देखिए, in image A we see the garbage laying in the undesignated area such as along with the footpath and side of the street। देखिए यहाँ पर स्ट्रीट पर और यहाँ पर फुटपाथ पर ढेर सारा कचरा है, ठीक है। सेकंड इसमें आप देखिए, सेकंड में क्या है, यहाँ पर हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि दूसरे इसमें आप देख सकते हैं कि दूसरे इसमें बिल्कुल कचरा ही नहीं है, ठीक है, मतलब क्या है कि ये एकदम क्लीन एरिया है। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट शुड वी डू टू परमानेंटली मेंटेन द कंडीशन सीन इन द पिक्चर बी। यानी पिक्चर बी में जिस तरह से यहाँ पर क्लीन एरिया आपको दिखाई दे रहा है, इस तरह से एरिया अगर आपको क्लीन रखना है तो हम क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए हुए ये हम कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, वी हैव टू थ्रो द गार्बेज इनटू द डस्टबिन एंड डंपिंग ग्राउंड, यानी जो भी कचरा है हमें डस्टबिन में या फिर डंपिंग ग्राउंड में ही फेंकना है। इसके वजह से क्या होगा कि कचरा वगैरह नहीं फैलेगा। सेकेंड है, इफ यू फाउंड द ट्रैश लेइंग इन द डेजिग्नेटेड एरिया, अगर ऐसा एरिया है जहां पर हम कचरा नहीं फेंक सकते लेकिन वहां पर आपको कुछ कचरा दिखाई दे रहा है, तो आपको क्या करना होगा, वी मस्ट पिक अप एंड पुट द डस्टबिन, उस कचरे को उठाकर आपको डस्टबिन में डालना होगा। तो ये चीजें अगर हम करेंगे तो जरूर हमारा देश यहाँ पर क्लीन हो सकता है। तो ये सारी चीजें हमें समझनी थी, ठीक है। उसके बाद डू यू नो में यहाँ पर हमें कुछ दिया हुआ है, चलिए इसे देख लेते हैं। गार्बेज प्रोडक्शन पर डे, यानी हर दिन कितना गार्बेज यानी कचरा प्रोड्यूस होता है, ये हमें इसमें देखना है। सॉलिड वेस्ट जनरेटेड इनटू द मेन मेट्रो सिटीज ऑफ द स्टेट इज अप्रोक्सीमेटली एज फॉलोज। देखिए हमारे जो मेट्रो सिटीज है, फॉर एग्जांपल मुंबई में लगभग 5000 टन का जो कचरा होता है ये हर दिन प्रोड्यूस होता है। पुणे की बात करें तो वहां पर 1700 टन, नागपुर की बात करें तो 900 टन कचरा हर दिन वहां पर प्रोड्यूस होता है। ऑन द
26 July 2005 a serious flood calamities had arise in the Mumbai। 2005 को मुंबई में एक फ्लड आया था, ठीक है। ये क्यों आया था? तो ये सबसे बड़ा कारण था इसका कि इम्प्रॉपर सॉलिड वेस्ट, जो सॉलिड वेस्ट होता है इसका इम्प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हुआ था, ठीक है। इम्प्रॉपर मैनेजमेंट हुआ था, इसकी वजह से जो भी कचरा था उसके वजह से जो पानी था जो बहने वाला ये ब्लॉक हो गया और जगह पर ही अकुमुलेट हो गया। इसकी वजह से क्या हो गया, ये सारा फ्लड आया था, ठीक है। दोस्तों ये सारी चीजें आपको शायद समझ में आई होगी कि कचरा होने से क्या क्या चीजें हो सकती हैं, किन किन बातों को हमें ध्यान रखना होगा और किन किन चीजों को हम अच्छी तरह से कर सकते हैं हमारे देश को या फिर हमारे सिटीज को क्लीन करने के लिए। तो दोस्तों ये पार्ट 2 था, पार्ट 3 आपको जल्दी ही मिल जाएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा।